Students, we will discuss about the important news. फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द फायर के इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से है। गोवा स्टेट के वहाँ पे नाइट क्लब के अंदर फायर का इंसिडेंट हुआ जिसमें 25 जो पीपल हैं उनका डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट से जब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं तो शो करते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका कम्प्लीटली यहाँ पे फेलियर हुआ। फेलियर इस वजह से बताया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो बिल्डिंग कोड है वो क्लियरली मेंशन करता है कि किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग में जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो किया जाएगा तो वहाँ पे जो एग्जिट गेट्स हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन रहे। इस नाइट क्लब के अंदर में जो एग्जिट गेट्स हैं उनका प्रेजेंस है वो नहीं था, तो आप देखिए कि लोकल अथॉरिटीज़ ने जब लाइसेंस को इश्यू किया तो विदाउट इंस्पेक्शन के बेसिस के ऊपर में लाइसेंस इश्यू हुए होंगे। इसके अलावा करप्शन भी एक रीजन है, वो हो सकता है कि जिसकी वजह से इस तरीके से जो नाइट क्लब है उसका ऑपरेशन था विदाउट फॉलोइंग द जो बिल्डिंग कोड हैं जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में इम्प्लीमेंट हैं एंड विदाउट लाइसेंस के बेसिस के ऊपर में जो क्लब है उसका ऑपरेशन था वहाँ पे वो शो करता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो रेगुलेशन या समय समय पे उसको इंस्पेक्शन है उसको कैरी आउट करना किया जाना उसका भी यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है वो देखने के लिए मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्पस से आपको एक इम्पोर्टेंट कपल हैं, पर्सनैलिटी हैं, उनका नेम आपको पता होना चाहिए क्योंकि उन पर्सन्स के द्वारा अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनका लॉस हुआ था। उपहार सिनेमा के अंदर में भी ऐसे ही एक फायरिंग का इंसिडेंट होता है 1997 के समय में। 1997 के समय में आप देखिए कि एक मूवी का जो रिलीज है उस दौरान में काफ़ी सारी पब्लिक है वो सिनेमा के वहाँ पे पहुँचता है। सिनेमा हॉल के द्वारा कंप्लीटली जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनका नेग्लिजेंस है वो किया गया, जिसको कि हम उपहार सिनेमा जो ट्रेजेडी है उसके नाम से जाना करते हैं। उपहार सिनेमा ट्रेजेडी के नाम से इसको जानते हैं। जो कपल है उनका नेम को आप जीएस पेपर 4 के अंदर में कोट कर सकते हो क्योंकि आपको अपने एग्जाम्पल्स हैं वो बताने होते हैं आंसर राइटिंग के अंदर में। तो जो कपल का जो नेम है वो है नीलम कृष्ण मूर्ति और शेखर कृष्ण मूर्ति। नीलम कृष्ण मूर्ति और शेखर कृष्ण मूर्ति हैं जो कंटिन्यूस यहाँ पे कॉमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। इसके लिए इनका कंटिन्यूस फाइट है, जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू भी ये फाइट को कैरी आउट करते हैं। एनजीओ के थ्रू भी आप देखिए कि जो अवेयरनेस है उनको प्रमोट करने का इनके द्वारा इनिशिएटिव्स हैं वो कैरी आउट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एविएशन का जो सेक्टर है उसके बारे में है। एविएशन सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि जो इंडिगो एयरलाइन है जो कि लार्जर लेवल के ऊपर में हमारे डोमेस्टिक सेक्टर का जो एविएशन का जो ट्रैफिक है उसको डील किया करती है। तो उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है लास्ट 1 वीक के दौरान में, तो उस डिस्टरबेंस को अब रिजोल्व करने का, उसको रिकवर करने का जो कोशिश है वो किया गया। सेंट्रल जो अथॉरिटी है स्पेशली जो डीजीसीए है उनके द्वारा भी आप देखिए कि रेगुलेट है वो किया गया है इस इश्यू को कि जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स को आप देखिए कि जो रिफंड करना है टाइम बाउंड मैनर के अंदर में रिफंड करना है। इसके अलावा डीजीसीए के द्वारा इंटरवेन ये भी किया गया है कि जो अदर एयरलाइंस हैं वो अपने फेयर को इंक्रीज ना करें, तो फेयर के ऊपर भी जो कैपिंग है वो इनके द्वारा इम्पोज किया गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए। आप देखिए कि डिस्टरबेंस है वो क्यों क्रिएट हुआ। कोर्ट का जो ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो पायलट्स है जो उनका वर्किंग टाइम पीरियड है जिसमें आप देखिए कि रेस्टिंग जो वीकली जो रेस्टिंग उनके आवर्स हुआ करते थे उसको इंक्रीज करने का एक डिसीजन है वो लिया गया था। टाइम बाउंड मैनर के अंदर में ये जो फ्लाइट ड्यूटी जो टाइम लिमिटेशन है उसको इम्पोज करना था, बट इंडिगो एयरलाइन के द्वारा उसके रिगार्डिंग में जो मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और इसी वजह से ये कम्प्लीटली एविएशन सेक्टर का जो डिस्टरबेंस है वो देखने के लिए मिला है। अब आप देखिए कि इसी इसी इंसिडेंट को बेसिकली जो पार्लियामेंट्री कमेटी हैं वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी इस इंसिडेंट के बारे में जो एयरलाइन के जो हेड हैं उनसे क्वेश्चंस हैं वो करना चाहते हैं, तो उसका भी एक न्यूज़ है वो मेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एयर क्वालिटी है उसको यहाँ पे शो किया गया है कि कंटिन्यूस हमारे जो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। एयर क्वालिटी को हम किस बेसिस के ऊपर मेजर किया करते हैं, कुछ आप देखिए कि पैरामीटर्स हैं, कुछ यहाँ पे जो गैसेज हैं उनका यहाँ पे जो प्रेजेंस कितना है उसके बेसिस के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। कौन कौन सी ये गैसेज हैं, कौन कौन से यहाँ पे
कलर कोडिंग जो स्केल है उसका यूज हुआ करता है। तो यस स्टूडेंट्स, कलर कोडेड स्केल है उसका भी यूज हुआ करता है। कि 50 अगर यहाँ पे नंबर है तो आप देखिए कि उसको ग्रीन कलर के अंदर में शो किया जाएगा कि वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बेटर सिचुएशन के अंदर में है। मोर देन 50 है तो उसको डिफरेंट कलर का जो कोडिंग है वो किया जाता है। कौन-कौन सी जो गैसेज हैं जिनको हम यहाँ पे जिनके कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर में एयर क्वालिटी है वो डिसाइड हुआ करता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ गैसेज आपको मेंशन कर दिए जाएँगे और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने इसमें से करेक्ट हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के पार्ट हैं वो हुआ करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि पीएम 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है यहाँ पे। जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो ओजोन हुआ करता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको इंक्लूड किया गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अमोनिया है, NH3 है यहाँ पे। और जो लीड है जो पीबी के सिंबल से उसको शो किया करते हैं। तो ये बेसिकली ये कुछ गैसेज हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट हैं वो हुआ करते हैं। यूएस के यहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। और अभी आप देखिए कि रिसेंटली रसिया के जो लीडर हैं वो आए थे। तो ये शो करता है कि यूएस अपना कंटिन्यूस एंगेजमेंट है उसको इंडिया के साथ में कैरी आउट करना चाहता है, क्योंकि अभी हमने अपना जो एक मैसेज है उसको डिलीवर किया है रसिया के जो लीडर यहाँ पे विजिट किए कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यूस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और यूएस के साथ में जिस तरीके से जो टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में डिस्टरबेंस हुआ, जो पर्सनल जो रिलेशंस हैं उनके अंदर में जिस तरीके से डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है, तो इस वजह से भी यूएस का ये डेलीगेशन है उसका इंडिया के अंदर में विजिट है। अल्टीमेट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा, जो अंडर सेक्रेटरी का यूएस के अंडर सेक्रेटरी का इंडिया में विजिट का, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि यूएस इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, यूएस इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाए, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को बूस्ट किया जाए। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है जो लास्ट ईयर फरवरी इसी ईयर फरवरी के समय स्टार्ट हुआ था हमारे पीएम सर का यूएस के विजिट के दौरान में। तो आप देखिए कि उन नेगोशिएशंस को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में लाया जा सके, उनको एग्जिस्ट में लाया जा सके। इसके अलावा जो स्पेस एजेंसी है इसरो इसरो और आप देखिए कि नासा के द्वारा तो ऑलरेडी एक नाइसर नाम का जो सैटेलाइट है, निसार या नाइसर नाम का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ है। तो आने वाले समय में भी जो कोऑपरेशन है वो लार्जर लेवल के ऊपर में बूस्ट हो इसरो और नासा का, तो उसका भी डिस्कशन इनके द्वारा किया जाए। तो ये कुछ यहाँ पे इनका जो विजिट है उसके बेसिकली बताया गया है कि उसके रिगार्डिंग में इनका ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एडवांस करना, उसको बूस्ट करना। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा यूनेस्को का एक जो समिट है, यूनेस्को का एक डिस्कशन फोरम है, वहाँ पे कहा गया कि जो नर्चर यहाँ पे जो इनहेरिटेंस असेंशियल हैं उनको जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पास करने का ज़रूरत है। एवरी जनरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उनके पास में हेरिटेज थिंग्स हैं जिनको कि नेक्स्ट जनरेशन को जो पास है वो किया जाए। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आप देखिए कि रिसेंटली हमने रीड किया है यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसमें लखनऊ नाम का जो सिटी है उसको हमने इंक्लूड किया है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, तो लखनऊ को उसके फूड फूड का जो थिंग्स है उसके रिगार्डिंग में इसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में इंक्लूड किया गया। हेरिटेज साइट्स के बारे में अगर हम रीड करें तो हेरिटेज साइट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 44 हेरिटेज साइट्स वो एग्जिस्ट करते हैं। पहले 40 साइट्स हुआ करते थे, कुछ साइट्स जो रिसेंट ईयर्स के अंदर में इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि आप देखिए कि जो शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा जो शांति निकेतन को जो सेटअप किया गया था। फिर आपको होयसाल जो डायनेस्टी है, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं जो कि आपको एक आप देखिए कि स्टार शेप के अंदर में आपको उनके टेम्पल्स हैं वो मिला करते हैं। होयसाल डायनेस्टी के बाद में आपको मिलेगा कि जो अहोम एम्पायर हैं, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं जिनको कि अहोम मोडम्स के नाम से जाना करते हैं उनको इंक्लूड किया गया। और रिसेंटली आप देखिए कि जो मराठा एम्पायर जो हुआ करता था, मराठा एम्पायर का जो मिलिट्री लैंडस्केप है उसका इंक्लूजन है वो हुआ है हेरिटेज साइट्स के अंदर में। तो टोटल इंडिया का 44 हेरिटेज साइट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नुहू का जो रीजन है जिसको कि मेवात के रीजन के नाम से भी जाना करते हैं, हरियाणा के अंदर ये सिचुएटेड है। और आप देखिए कि जो मेवात है वो कहाँ पे है, मेवात तो कम्प्लीटली हरियाणा है, राजस्थान के अंदर में जो अलवर एंड भरतपुर का जो पार्ट है वहाँ पे भी है मेवात रीजन। मेवात उस रीजन को क्यों बोलते हैं, एक तो मेव जो कम्युनिटी है, मेव मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती है,
तो मेव कम्युनिटी है जो बेसिकली डोमिनेट करती है, उनका एक डिफरेंट डायलेक्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज है जिसको मेवाती लैंग्वेज बोला करते हैं। और ये जो रीजन है आप देखिए कि इसमें पिछले कुछ समय से साइबर फ्रॉड के जो केसेज हैं उनका नेक्सस या कनेक्टिविटी है, जो इस सम काइंड ऑफ लिंकेज है उस एरिया से देखने के लिए मिला है, उससे रिलेटेड पर्सन है। ये जो डेवलपमेंट का जो एक्टिविटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट होना चाहिए, उसका वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। तो उसके लिए ही एक यात्रा है वो निकाला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो आए नुहू के एरिया के अंदर में, स्पेशली हरियाणा के अंदर में जो नुहू का एरिया है, मेवात का जो रीजन है वहाँ पे फिरोजपुर झिरका है, कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो हेडक्वार्टर के रूप से एग्जिस्ट किया करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया करते हैं, जिसके अंदर इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम के अंदर में लाया जा सके, तो आप देखिए उसी के अंदर में नुहू है, उसका लोवेस्ट रैंकिंग है वो हुआ करता है। एक एस्पिरेशन के लिए यात्रा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। विंटर सेशन का समय है, पार्लियामेंट के अंदर में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया जाएगा। एक तो पोल सेक्टर के अंदर में जो इलेक्शन है उसमें रिफॉर्म के बारे में कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कैरी आउट करना है या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो रहेगा। एक स्टूडेंट्स 150 ईयर का जो एनिवर्सरी हुआ है वंदे मातरम का, तो उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। वंदे मातरम के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। आप देखिए कि इसको लिखा कब गया था, वंदे मातरम को लिखा किसके द्वारा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा स्टूडेंट्स, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इनके द्वारा लिखा गया है। इसको जो ट्यूनिंग किया गया, जो ट्यून है वो किसके द्वारा दिया गया है, ट्यूनिंग इसको किया गया है जादूनाथ भट्टाचार्य हैं उनके द्वारा, जादूनाथ भट्टाचार्य हैं उनके द्वारा। फिर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम ये पब्लिश है वो किसमें होता है, फर्स्ट टाइम ये एक मैगजीन है जिसमें ये फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है, उसका नाम है बंग दर्शन, उसका नाम है बंग दर्शन। और फिर आप देखिए कि आनंद मठ के अंदर में इसको पब्लिश किया जाता है। 1905 का जो बंगाल पार्टीशन का समय था उस समय इसको गाया जाता है वंदे मातरम को। 1937 का जो कांग्रेस सेशन है उसके अंदर ऑफिशियली इसको नेशनल सॉन्ग के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और 24 जनवरी 1950 का वो समय है, 2 डे बिफोर हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको एज ए हमारे नेशनल सॉन्ग के रूप से रिकॉग्नाइज है वो करता है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज आप रीड किया करते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में जो फर्स्ट ड्यूटी है कि टू अबाइड बाय द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम है, वहाँ पे नेशनल सॉन्ग के बारे में मेंशन नहीं है। यूपीएससी आपको 3 ऑप्शन दे देगा, नेशनल फ्लैग है, नेशनल यहाँ पे एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में कौन कौन सा मेंशन है, तो पता होना चाहिए कि जो सॉन्ग है जो है वो नेशनल ड्यूटी के अंदर में नहीं मेंशन है। रसिया के जो लीडर हैं उनका इंडिया में विजिट हुआ, इसका अल्टीमेट जो मैसेजिंग था वो किस तरीके से था, तो आप देखिए कि 25 ईयर का एक तो हमारा एनिवर्सरी है उसको ये शो करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनुअल बेसिस के ऊपर में लीडर्स का एक कंट्री के वहाँ पे विजिट करना, तो ये शो करता है कि बोथ कंट्री एक दूसरे के साथ में किस तरीके से पार्टनरशिप को कैरी आउट करते हैं। अब इनका जो विजिट हुआ है वो उस समय में भी हुआ है, यूक्रेन का जो मिलिट्री इनका इन्वेजन है उसके बाद में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में विजिट हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो कम्प्लीटली रसिया के अगेंस्ट में है, उस समय इनका विजिट होना, तो एक मैसेजिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट हुआ। मैसेजिंग किस तरीके से कैरी आउट हुआ, इंडिया के द्वारा आप देखिए कि अपना एक रिलायबल पार्टनर की रिगार्डिंग में मैसेजिंग है वो किया गया है। इंडिया और रसिया है वो एक दूसरे के रिलायबल पार्टनर हैं, क्योंकि कंटिन्यूस यूएस के द्वारा कहा गया था इंडिया अपना ऑयल परचेज को कम करे, और कुछ ऑयल परचेज हमारा डिक्लाइन भी हुआ है, तो रसिया को एक मैसेज डिलीवर हुआ इंडिया की तरह से कि हम कितना भी यहाँ पे सैंक्शंस हो आपके अगेंस्ट में, तो हमारा जो रिलेशंस है वो एक एग्जिस्टेंस के अंदर में रहेगा, एक फॉर एवर रिलेशन है जो टाइम टेस्टेड जो पार्टनरशिप है वो इस तरीके से। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा पार्टनरशिप है, सेकंड ये शो करता है कि इंडिया कंटिन्यूस पीस को जिस तरीके से प्रमोट करता है, इस समिट के दौरान में भी हमारे लीडर के द्वारा पीस का जो साइड है वो बताया गया, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसको रोका जाए, पीस को वहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जाए। थर्ड अगर हम बात करें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिकल जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं, बोथ कंट्रीज की पार्टनरशिप को ये शो करता है। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जो जिन एरियाज के लिए कंसर्न्स हुआ करते हैं, स्पेशली जो न्यूक्लियर का सेक्टर है, न्यूक्लियर के अंदर में इंडिया रसिया का पार्टनरशिप,
न्यूक्लियर के अलावा आप देखिए कि स्पेस का जो सेक्टर है, स्पेस के अलावा डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, तो उसकी रिगार्डिंग में कोई लार्जर एग्रीमेंट है वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो एग्रीमेंट्स किसके बारे में एग्जिस्टेंस में आए हैं? एग्रीमेंट आए हैं एक तो मोबिलिटी के रिगार्डिंग में, जिससे इंडिया का जो लेबर है सेमी स्किल हाई स्किल, उसका यूएस रसिया के वहाँ पे जो मोबिलिटी है जो अलाउ है वो किया जाएगा। फिर यूरिया प्लांट का यहाँ पे जो यूरिया प्लांट है उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में एक एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया है। और इकोनॉमिक रोड मैप को डेवलप किया गया 2030 तक। जो इकोनॉमिक रोड मैप है 100 बिलियन का जो ट्रेड है वो कैरी आउट करना है, जो कि पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर में इंक्रीज वो हुआ है। डिजिटल लिटरेसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि संचार साथी ऐप है उसका ऑर्डर जो दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा प्री बेसिस के ऊपर में उसको इंस्टॉल करना है। बट आप देखिए किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड है उसको नहीं रोका जा सकता है। ऑलरेडी काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। अगर आपको साइबर फ्रॉड को रोकना है, साइबर का जो डिजिटल अरेस्ट इस तरीके से इंक्रीज हुए हैं, तो कम्प्लीटली जो नेक्सस है उसको बस्ट करना होगा, नेक्सस को एक्सपोज है वो करना होगा। फाइनेंशियल जो जो ट्रेल्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करना होगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल जो नेक्सस है वो वर्क किया करता है। और लोगों को यहाँ पे अवेयर है वो भी किया जाए। अवेयरनेस की कुछ इंसिडेंट्स, कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स बताई गई हैं कि छत्तीसगढ़ में अवेयरनेस इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड है उसके नंबर्स में डिक्लाइन है वो हुआ है। पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में है, इंडिया में पेंशन रिफॉर्म्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का स्कीम है जो कि आपको 1996 के समय से एग्जिस्ट किया करते हैं। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता है, जिसको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में चेंज किया गया। उसके भी अभी नया जो चेंज है जो आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो नया यहाँ पे एग्जिस्टेंस में रहेगा। सोशल सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ पे इंक्लूसिव जो सोशल सिक्योरिटी जो हुआ करता था उसको इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के रूप से डेवलप किया गया है, उसके बारे में मेंशन है। इवोल्यूशन प्रोसेस को लिटिल बिट बताया गया कि पेंशन में कैसे एग्जिस्टेंस में आया है। जो हमारा इंडियन स्टैटिक्स आप देखिए कि आईएसआई नाम का जो इंस्टीट्यूट है जो कि कलकत्ता के वहाँ पे एग्जिस्ट किया करता है, जिसको किसने सेटअप किया था? पीसी महालनोबिस हैं जो हमारे डाटा सेक्टर के रिगार्डिंग में ग्रेट पर्सन हैं। तो आप देखिए कि उनके द्वारा 1931 के समय ये सेटअप होता है। 1959 एक्ट के थ्रू इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का स्टेटस दिया गया। अब इसके रिगार्डिंग में एक बिल आया है जिसमें कुछ कंसर्न्स हैं, प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। इसका जो ऑटोनॉमी है उसके रिगार्डिंग में चेंज हो सकता है, हेडक्वार्टर इसका चेंज हो सकता है, तो उन कंसर्न्स के बारे में बताया गया। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो रिवील करता है कि कैसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट होते हैं। निठारी का जो एक्विटल है, निठारी केस के अंदर में जो एक्विटल है वो ये शो किया करता है। स्टूडेंट्स, अनसाइंटिफिक थ्योरीज को प्रमोट करना जो कि कोर्ट के अंदर में एविडेंस के साथ में जब लिंकेज किया जाता है तो उनका किसी तरीके से जो एग्जिस्टेंस में नहीं आना। जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो क्राइम सीन है उसका इन्वेस्टिगेशन इनिशियली जो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, वहाँ पे फोरेंसिक यूनिट का ना प्रेजेंस होना। तो इस तरीके की कुछ इश्यूज हैं जो बताए गए हैं। समय के साथ में जो क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम है उसको मोर साइंटिफिक यहाँ पे किया जाए। एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च है, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रमोट करने का जरूरत है। पूनो नेशनल पार्क के अंदर में एक और जो चीता है उनका डेथ का न्यूज आया है जो व्हीकल के साथ में कोलैप्स होने की वजह से। और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क किया करता है, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक सयोग नाम का जो टनल है, सयोग टनल है, जिसको कि दौलत बेग ओल्डी का जो एरिया है वहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो भी यहाँ पे सेटअप हुए हैं। हिमालयाज के एरियाज को प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। ये हमारे एक लीडर हैं जिनके द्वारा कहा गया, फॉर्मर ये लीडर हैं, तो उनके द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि हिमालयाज को प्रोटेक्ट किया जाए। जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। 2008 के लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि नेट ग्रिड नाम का जो डाटाबेस है जिसको डेवलप किया गया था, नेट ग्रिड जो है उसको डेवलप किया गया जो लास्ट ईयर एग्जिस्टेंस में आया है। अर्लियर फेज के अंदर में हाई ऑफिशियल्स इसके डाटा को एक्सेस किया करते थे। अब आप देखिए एसपी लेवल के ऊपर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो एसपी लेवल है वहाँ से भी इसका एक्सेसिबिलिटी है उसको अलाउ है वो किया गया है। और हमारा जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उनको यहाँ पे बूस्ट किया जाए। ये आईसीआर के जो हेड हैं उनके द्वारा मेंशन किया गया है। इसके स्पेसिफिक जो कोर्स हैं वो यहाँ पे डेवलप है। ग्रासलैंड जो सोइल है, ग्रासलैंड जो यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट किया करता है कि वास्ट एरिया के अंदर में ग्रासलैंड का प्रेजेंस है,
कि सोइल का जो फर्टिलिटी है, सोइल का जो इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका मेंशन है यहाँ पे। गुजरात के अंदर में जो बन्नी ग्रासलैंड है, बन्नी ग्रासलैंड कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। एक जो लैंड का जो रिस्टोरेशन है उसके अंदर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता है, उसका यहाँ पे मेंशन है, वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेनी नाम का जो कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में जो सिचुएटेड है, वहाँ पे ओवरथ्रोन करने का कोशिश किया गया पावर को, तो उसके बारे में मेंशन है, जिसको कि फेल्ड है, वो कर दिया गया है वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। जो पीस प्रपोजल है उसके उसके कुछ डोनबास का जो रीजन है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रीजन है जो कि रसिया के कंट्रोल के अंदर में है, वो दो एरियाज हैं, उनके बारे में अभी डिस्कशन है रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से। और पैलेस्टीनियन कुछ पर्सन है जिनको एलिमिनेट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, तो ये कुछ मेंशन किया गया। और बांग्लादेश का जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जापान और चाइना के बारे में है। जापान और चाइना का जिस तरीके से भी आप देखिए कि न्यू एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट है जो इमर्ज हुआ है एक वहाँ पे एक क्लेम्स के रिगार्डिंग में, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। और सूडान जो कि कंटिन्यूअस न्यूज के अंदर में है, उसका यहाँ पे मेंशन। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर में क्वेश्चंस बताना जो आपसे पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच।